हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबर में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में वो है 3M यानी कि थ्री वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप इस मैथोलॉजी को समझ पाएँ जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 3M क्या है, 3M मुद्दा मुरा मुरी, जो कि 3 जापानीज वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। और जो आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वेस्टेज निकलते हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देता है। और जो अगर आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट करनी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर तो ये 3 जो वेस्ट है इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए मुद्दा का मतलब होता है वेस्ट, मुरा का मतलब होता है अनइवननेस या अनकंसिस्टेंसी, और मोरी का मतलब होता है ओवरबर्डन और स्ट्रेस इन सिस्टम। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे इनका क्या मतलब होता है। 3M को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। देखिए TPS यानी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो TPS ने 1948 टू 1975 के बीच में लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को डेवलप किया था। बट उन्होंने फर्स्ट टाइम जो इसको रिवील किया था वो 1992 के अंदर किया था, जो उसका फर्स्ट एडिशन उन्होंने रिलीज़ किया था। और 1998 के अंदर रिवाइज एडिशन उन्होंने रिलीज़ किया था। अब इसका गोल क्या था। देखिए कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको तब बनाएं जब कस्टमर उसकी डिमांड करता है, उतने ही अमाउंट में बनाएं जितनी की कस्टमर की डिमांड है, और वही चीज़ बनाएं जो कस्टमर मांग रहा है। इससे क्या होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसको आप कम रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आपका जो मशीन है और जो ह्यूमन है इन दोनों के वर्क को सेपरेट करके उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका कैसे करें इस चीज़ को आपको डिफाइन करना होता है। इसके अंदर जो आपकी एरर सिस्टम के अंदर होते हैं उनको प्रिवेंट करना होता है कि जो आपके सिस्टम में जो एरर है, प्रोसेस में जो एरर है, उनको किस तरीके से प्रिवेंट करके आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो आपके कस्टमर का लीड टाइम होता है, जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है उसका जो लीड टाइम होता है उसको आप कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मुद्दा क्या है। देखिए मुद्दा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे आपका एक प्रोसेस है जिसमें आपकी कई एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो एक्टिविटीज़ है उनको आप 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कि कोई भी प्रोसेस स्टेप हो रहा है तो उसके अंदर एक VA एक्टिविटी होगी। तो इस VA एक्टिविटी को वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहते हैं, और जो दूसरी एक्टिविटी है उसको नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कहते हैं, और तीसरी जो है उसको वेस्ट कहते हैं। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या है, जिनका प्रोसेस के अंदर वैल्यू एडिशन होता है, जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ऐड कर रही है प्रोसेस के अंदर। दूसरा जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, तो देखिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं बट उसका प्रोसेस के अंदर कोई वैल्यू नहीं होता। मान लीजिए कि कोई मशीन है, उसका एक स्पेसिफिकेशन इस तरीके से है या उसकी लिमिटेशन है कि एक मशीन है उसको ऑन करने के बाद उसको 10 मिनट लगते हैं यूटिलाइज करने के लिए, प्रिपेयर होने में। तो जो 10 मिनट का टाइम है वो आपका एनवी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप उसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जो मशीन है उसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा होते हैं वेस्ट एक्टिविटीज़। ये वेस्ट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है उसके अंदर, और उनको एलिमिनेट किया जा सकता है सिस्टम के अंदर से। तो जिस एक्टिविटी के लिए कस्टमर पे करने के लिए रेडी है उसी एक्टिविटी को हमें करना है और अपने प्रोसेस को उसी वे में डेवलप करना है कि सिर्फ हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को ही अपने प्रोसेस के अंदर रखें। जो वेस्ट एक्टिविटीज़ है उनको एलिमिनेट करें, और जो एनवी एक्टिविटीज़ है उनको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करें या मिनिमाइज उनको करें। तो देखिए मुद्दा जो है ये 7 टाइप के होते हैं, यानी कि जो वेस्ट है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर 7 तरीके के होते हैं। तो इनको टीम वुड के नाम से जाना जाता है। वे टीम वुड क्या है इनको हम समझते हैं कि करके। देखिए सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट। T से ट्रांसपोर्ट, I से इन्वेंट्री, M से मोशन, W से वेटिंग, O से ओवर प्रोडक्शन, O से ओवर प्रोसेसिंग, और D से डिफेक्ट। तो ये 7 तरीके का वेस्ट है जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर निकलता है, जिसको टिम वुड के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अगर आप इस वर्ड को नाम को याद कर ले टिम वुड जो है, तो इससे आप बड़ी आसानी से उसको याद कर सकते हैं। वेस्ट के इन चारों टाइप्स को हम एक एक करके समझेंगे, जिनमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। तो देखिए ट्रांसपोर्ट में जो आपका वेस्ट निकलता है वो किस तरीके का होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल दैट डज नॉट ऐड वैल्यू। तो जो मटेरियल है उस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाना, ये भी एक तरीके का वेस्ट है। अगर आपने एक बारी प्रोडक्शन कर लिया है तो उसको एक ही बारी अब उसकी जो डेजिग्नेटेड लोकेशन है वहाँ पे रख दें। बार बार जो मटेरियल का मूवमेंट होता है या रॉ मटेरियल का भी मूवमेंट होता है तो उसके कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होता है आपको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, फिर उसको वापस लाना पड़ता है, तो इसका भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। अगर आपको किसी के पास जाना है उसे सिग्नेचर करवाने या फिर पेपर को वापस लेकर के आना है,
अगर आपके फ्लोर का जो लेआउट है वो पुअर है, मान लीजिए कि एक मशीन कहीं और पे रखी है, दूसरी मशीन कहीं और पे रखी हुई है, और जो उसका वॉकिंग जो गैंगवे बनता है वो गैंगवे आपने ठीक से नहीं बनाया है वॉकिंग के लिए, तो उसकी वजह से भी क्या है कि आपका जो मोशन है वो ज़्यादा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका जो प्रोडक्शन एरिया है उसमें एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जो है उनके बीच में गैप ज़्यादा है, मतलब कि जो आपकी प्रोडक्शन का जो फ्लोर है उस पर आपका एक ऑपरेशन होने के बाद जब आपका दूसरा ऑपरेशन होता है उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आपने दे रखा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसके ये भी एक तरीके से आपका वेस्ट है ट्रांसपोर्ट का। अगर आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं बहुत बड़े बैचेस के अंदर कर रहे हैं तो बार बार क्या है कि मटेरियल की मूवमेंट करनी पड़ती है, उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे इतना एरिया नहीं होता कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को आप वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकें। और जो बैच होता है उसमें यही होता है कि बैच के जो एक प्रोडक्शन होती है, एक पूरे बैच की जो प्रोडक्शन होती है उसको एक ही जगह पे रखा जाता है ताकि इजीली उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, इसलिए उसमें क्या है कि मोशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी मल्टीपल स्टोरेज है, मान लीजिए कि आपका सब स्टोर है या आपका एक छोटा वेयर हाउस है जहाँ पे आप प्रोडक्शन करने के बाद मटेरियल को एक्यूमुलेट करते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से उसको दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का आपका ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे वेस्ट की, जो कि इन्वेंट्री। देखिए, अननेसेसरी एक्सेस मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन हैंड्स दैट कस्टमर नीड्स। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट है, एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसकी कस्टमर को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो एक तरीके से आपने एक्सेस इन्वेंट्री कर रखी है जो कि यूजलेस है। आपके पास अगर एक्सेस इन्वेंट्री है तो आपको क्या है उसके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगा, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी, और उसके लिए आपको क्या है मॉनिटरिंग करने के लिए एक सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा। ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो उसके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा होगा मेंटेनेंस के ऊपर। आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपका जो लिक्विड एसेट्स होती है उनको ब्लॉक कर देती है, जो आपके पास कैश होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने एक प्रोजेक्ट का मटेरियल खरीद के रख लिया है और एक्सेस खरीद लिया है जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उससे, और उसके बाद क्या होता है कि अगर वो सेल नहीं होता है तो आपके दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए कैश की प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे क्या होता है, एक्सेस इन्वेंट्री होगी तो आपका मोशन बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस इन्वेंट्री को रखेंगे और उसकी वजह से क्या है कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उनको आपको डिवाइड करके अलग अलग लोकेशंस पे रखना पड़ता है, जिससे आपका मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा है मोशन। देखिए, ऐसा कोई भी मोशन जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस में वैल्यू ऐड नहीं करता है, वो मोशन जो है एक तरीके से वेस्ट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका वर्किंग सेटअप है वो उसका जो लेआउट है वो बहुत ज़्यादा बेकार आपने पुअर बनाया हुआ है, उसकी वजह से क्या है कि आपका मोशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है ये एक तरीके से वेस्ट होता है, इसलिए 5S को कहा जाता है कि अपने सेटअप के ऊपर हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ें उनको ही अपने पास रखें ताकि आपको सर्च करने में, ढूँढने में टाइम ना लगे। तो ऐसा होता है कि आपको जो टूल राइट हैंड से यूज़ करना है उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखा है, तो आप उसको उठा करके फिर उसको राइट हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी एक तरीके से वेस्ट है। आपका जो मटेरियल है या टूल है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसको क्या है कि आपको रोटेट करके तब यूज़ करना है, तो उसमें भी जो है मोशन होता है, वो भी वेस्ट है। मान लीजिए कि एक फ़ाइल रखी हुई है या आपके टेबल के ऊपर कोई सामान है जिसको ढूंढना पड़ रहा है, तो जो अगर आपको सर्चिंग करनी पड़ रही है तो वो भी एक तरीके से वेस्ट है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ है वो है वेटिंग। देखिए, वेटिंग क्या होता है कि ये एक आपका एनवी एक्टिविटी है। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन हो रहा है और आपको किसी चीज़ के लिए वेट करना है तो एक एनवी एक्टिविटी हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि एक ऑपरेटर है वो मशीन का साइकिल टाइम कंप्लीट होने के लिए खड़ा हुआ है, उसका वेट कर रहा है, तो एक तरीके से वेस्ट है। मान लीजिए कि आपका सिस्टम है वो रिबूट हो जाता है, अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए वेट करना भी एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है। आप मान लीजिए कि कस्टमर के रिस्पॉन्स का, उसकी मेल का या उसके कॉल का वेट कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से वेस्ट है। अगर मान लीजिए कि कोई मशीन है, आप अगर एक एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं कि एक रीफ्लो ओवन है जो हीट होता है, तो अगर आप उसको बंद करते हैं उसको ठंडा होने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, और इतने टाइम तक आपको वेट करना पड़ता है। अगर आपको उसमें मेंटेनेंस या कोई एक्टिविटी करनी है तो वो भी एक तरीके से वेस्ट ही होता है टाइम। तो चलिए बात करते हैं अपने अगली वेस्ट की, जो कि ओवर प्रोडक्शन। देखिए, ओवर प्रोडक्शन क्या है, अब कस्टमर की डिमांड से कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपका ओवर प्रोडक्शन है। मान लीजिए कि कस्टमर को जिस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स बनाना जिनको कोई पढ़ता ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो भी आपका एक तरीके से ओवर प्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें भी आपको मैन पावर और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिपोर्ट्स की एक्स्ट्रा कॉपी कर लेना, मान लीजिए कि आपकी एक रिपोर्ट है, आपको एक ही उसकी कॉपी रखनी है, लेकिन आप उसकी फिर भी 3-4 कॉपीज कर लेते हैं। या मान लीजिए कि आपको मेल एक डिपार्टमेंट को करनी है, लेकिन आप उसको ना करके बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को भी मेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें भी जो मेल को रीड करने में अननेसेसरी मेल जो जा रही है उसमें भी रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो भी एक तरीके से ओवर प्रोडक्शन है। आप जो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हो फोरकास्ट के बिहाफ पे कर रहे हो, आप एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपका डिमांड है कस्टमर का उसको नहीं देख रहे हैं,
तो फोरकास्ट में भी क्या होता है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उससे वेरिएशन आ जाता है कई बार, और उसमें भी आपको जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा या कम हो जाता है। लार्ज बैच साइज के अंदर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका जो रॉ मटेरियल आता है, जब आप अपनी लाइन रन करते हैं तो क्या है कि आप अपना टाइम बचाने के लिए प्रोडक्शन जो है वो बल्क में कर देता है उस प्रोडक्ट का, कि बार बार चेंज ओवर ना लेना पड़े। आप उसके लिए क्या करते हैं कि बल्क में प्रोडक्शन कर देते हैं, और इस वजह से कई बार क्या होता है, उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होने की वजह से आपके पास वो है स्टॉक के अंदर पड़ा रहता है, लॉक हो जाता है वो। तो भी एक तरीके से ओवर प्रोडक्शन ही है। अनरिलायबल प्रोसेस अगर आपका है, मान लीजिए कि आपका प्रोसेस जो है स्टेबल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है कि रिजेक्शन ज़्यादा जनरेट होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको 1 लाख प्रोडक्ट बनाने हैं, लेकिन आपका जो आपका प्रोसेस है प्रोडक्शन करने का वो आपका रिलायबल नहीं है, तो उसमें क्या है कि आपका रिजेक्शन निकलेगा। तो आपको 1 लाख की बजाय जो आपका रिजेक्शन का परसेंटेज है उतना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ताकि आप अपनी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है या क्वांटिटी है उसको मीट कर सकें। हमारा अगला वेस्ट है ओवर प्रोसेसिंग। देखिए ओवर प्रोसेसिंग क्या है, मान लीजिए कि आपका एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए आप छोटे टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ना करके आपने एक्सपेंसिव टूल्स मंगा लिए जो कि ज़्यादा प्रिसाइज है और एक्यूरेट है, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऐसी मीटिंग करना जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लोगों को मीटिंग में बुला लेना जिनके उस मीटिंग में कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे टाइट प्रोसेस के जो टॉलरेंस है उनको डिफाइन कर देना जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। कस्टमर की जो डिमांड है उससे भी आप बहुत ज़्यादा टाइट जो प्रोसेस है उसको लेकर के चल रहे हैं। ओवर इंस्पेक्शन, आप एक ही चीज़ को 4-4 5-5 बार चेक कर रहे हैं, या आपने बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं उसके अंदर, या क्वालिटी इंस्पेक्शन पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी आपका जो है ओवर प्रोसेसिंग होती है और इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी ज़रूरत कई बार नहीं होती। अनक्लियर स्पेसिफिकेशन से मतलब है कि जो आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो आपको क्लियर नहीं है, इसकी वजह से जो आपका प्रोसेस है वो ठीक से डिफाइन नहीं हो पाता है। तो आप क्या है कि एक और टाइटन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और भी ज़्यादा टाइट आप प्रोसेस डिफाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है और प्रोसेसिंग करनी पड़ती है अपने प्रोसेस में प्रोडक्शन करते वक्त। देखिए लास्ट जो है वो है डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या है, कोई भी जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है, वो आपका एक तरीके से रिजेक्शन है या डिफेक्ट माना जाता है। मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी एक तरीके से डिफेक्ट है आपका। ठीक है, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको रिपेयर करना पड़ रहा है, वो भी आपका डिफेक्ट है। प्रोडक्शन करते हुए आपकी कोई पार्ट में डैमेज हो जाता है, वो स्क्रैप हो जाता है, तो भी आपका स्क्रैप होने के वजह डिफेक्ट बन जाता है। अनक्लियर प्रोसेस और प्रोसीजर्स होने की वजह से भी आपका रिजेक्शन बनता है बहुत ज़्यादा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपकी जो मैन पावर है वो अनट्रेंड है, अनस्किल्ड मैन पावर अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे भी क्या आपका रिजेक्शन बनता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी आपका रिजेक्शन होता है। मान लीजिए कि आपने पैकिंग सही नहीं करी है और आपके क्रिटिकल कंपोनेंट्स है और आप उनकी पैकिंग सही ना करें, या ट्रांसपोर्टर जो है उसको ठीक से मेंटेन करके ना लेकर के जाए, तो देखिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है कि आपको रूट कोज आइडेंटिफाई करना पड़ता है 5W1H से, और आपको ये ऐसा प्रोसेस डिफाइन करना होता है कि आप जो भी एक्टिविटी करें वो फर्स्ट टाइम राइट हो। तो चलिए अब सेकंड एम की बात करते हैं, जो कि है मुरा, यानी कि अनइवननेस। देखिए मुरा क्या होता है कि आपके प्रोसेस के अंदर फ्लो की कमी होना। ठीक है, जो आपका वर्क करने का प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, अगर उसमें फ्लो की कमी रहेगी तो उसमें क्या है कि आपका ओवर स्ट्रेस जनरेट होता है, या जो कुछ मैन पावर का अंडर यूटिलाइजेशन होता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, जो आपका साइकिल टाइम होता है वो सारी स्टेजेस का सेम नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो पहला ऑपरेटर काम कर रहा है उसका साइकिल टाइम 20 सेकंड का है, सेकंड वाले का भी 20 सेकंड का है, लेकिन जो थर्ड वाला है उसका जो साइकिल टाइम है वो 30 सेकंड्स का है। तो मतलब कि यहाँ पे हर मिनट 3 पीस निकलेंगे, यहाँ पे भी हर मिनट में 3 पीस निकलेंगे, ये कि लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पीस निकल रहे हैं, और जो फोर्थ वाला है उसके यहाँ पे जो साइकिल टाइम है वो सिर्फ 10 सेकंड का ही है। मतलब कि वो यहाँ पे हर मिनट 6 पीस निकाल सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 3 पीस निकल रहे हैं हर मिनट पे, यहाँ पे 2 ही निकलेंगे, यानी कि हर मिनट यहाँ पे 1 पीस की पेंडिंग होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हर मिनट 6 पीस निकल रहे हैं, तो क्या है कि यहाँ से तो सिर्फ 2 ही पीस आ रहे हैं, मतलब कि 40 सेकंड तक ये खाली बैठा रहेगा। तो यहाँ पे जो है ओवर स्ट्रेस है, और यहाँ पे जो है अंडर यूटिलाइजेशन है। वेरिएशन इन क्वालिटी भी इसका एक रीज़न होता है। आप ऐसी मैन पावर को एक स्किल मैन पावर से मिक्सअप कर दे जो बिल्कुल ही अनट्रेंड है बिना ट्रेनिंग के, तो उससे भी क्या है कि आपका अनइवननेस होता है प्रोसेस के अंदर। आप ऐसी मशीन्स और पीपल को यूज़ करें जिनका साइकिल टाइम मीट नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयज़ जो है उनको आप फ्लेक्सिबल नहीं बना पाते काम को लेकर के, कि एक आपकी जो मैन पावर है वो एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ही कैपेबल है, दूसरे किसी टास्क को नहीं कर पाती। तो इससे भी क्या है कि अनइवननेस जनरेट होती है जब आपको मैन पावर की कमी होती है, या कहीं पर स्ट्रेस हो रहा होता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, तो वहाँ पे क्या दूसरी मैन पावर काम नहीं कर पाती क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है उस काम के लिए। अब बात करते हैं अपने थर्ड एम की, जो कि मूरी, जिसको ओवरबर्डन कहते हैं। देखिए ओवरबर्डन क्या है कि आपका जो सिस्टम है, आपके जो मैन पावर है या जो इक्विपमेंट है, उसके ऊपर
मुदा और मुरा की वजह से जो ओवरबर्डन आ रहा है उसको हम मुरी कहते हैं, यानी कि ओवरबर्डन या स्ट्रेस उसको कहते हैं सिस्टम के अंदर। मान लीजिए कि अगर कोई आदमी है जिसको आप कंटिन्यूअसली यूज़ करे जा रहे हैं, कोई मशीन है जो उसकी कैपेसिटी से ऊपर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। देखिए मुरी क्या है कि किसी भी मशीन या जो मैन पावर है उसको उसकी नेचुरल लिमिट से भी ज़्यादा यूज़ करना है, उसको उसकी नेचुरल लिमिट से भी आगे पुश करना जो है मुरी कहलाता है। ओवरबर्डन से क्या होता है कि आपकी जो एक तो सेफ्टी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। आप मैन पावर को कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहेंगे तो उसके ऊपर क्या स्ट्रेस पड़ता है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस। तो ऐसे में होता क्या है, नॉर्मली कई बार आपके जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें मैन पावर के लिए कुछ ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूअसली स्ट्रेस के अंदर रहना पड़ता है। मान लीजिए कि काम करते हुए बार-बार उसको बेंड होना है, ठीक है? किसी चीज़ को बार-बार पुश करना है, जैसे कि आपका फोर्कलिफ्ट होती है उसको खींचना है, या हैवी वेट को उठाना है, बड़े-बड़े भारी डब्बे होते हैं उनको उठाना है, या एक ही प्रोसेस को बार-बार कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली करते रहना है, ठीक है? या बहुत लंबा फ्लोर आपका बड़ा है उसके अंदर क्या है खाली चलते रहना है। तो ये इस तरीके की कुछ मुरी के एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि प्रोसेस के अंदर होता है, जिनको एलिमिनेट करने से आप जो है इस तरीके के वेस्ट को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।